हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में कृषि मूल नीति, इसके बारे में। तो इसका मीनिंग हमने पढ़ा था और इसके निर्धारक तत्व तो पढ़े थे, इसके उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। इसके लिए इसकी समस्याएं क्या क्या हैं ये पढ़ लिया था। और इसके बाद सरकारी पहल हम लोग पढ़ रहे थे, सरकार द्वारा कृषि मूल नीति के संबंध में क्या पहल की जा रही है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आयोग की एक बड़ी भूमिका होती है कृषि मूल नीति के निर्धारण में, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने बताया हुआ था पहले, ये हो गया था मेरे ख्याल से ना, नहीं होता क्या? स्टार्ट करना नहीं, हाँ हो गया था शायद। तो पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया, 1985 में इसका नाम चेंज करके और इसको कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CACP। तो पर्टिकुलर आपको CACP भी पूछ सकता है, ध्यान रखें, आपको 2 मार्क्स में CACP के बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो CACP के बारे में क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। ये चीज ध्यान रखें आप लोग, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्थापना या उसके काल से स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है तो उस शॉर्ट फॉर्म का पहले हमें फुल फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, CACP क्या है 2 मार्क्स में। तो पहले आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे और फुल फॉर्म हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ऐसा लिख देंगे। फिर 1965 में इसकी स्थापना इस रूप में हुई, फिर 1985 में इसका नाम ही हो गया। और इसका काम क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके द्वारा जारी किया जाता है। इतनी फसलों का, इतनी जो फसल है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष इसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इसका काम है। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म, फिर इसकी स्थापना में 2 ईयर हैं, 1965 फिर 1985। मुख्यालय खैर लिखने की इतनी जरूरत रहती नहीं है क्योंकि मुख्यालय ज्यादातर नई दिल्ली में ही होते हैं, तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका कार्य फिर आपको बताना रहेगा, स्थापना के बाद कार्य इसका क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। ये जो है कुछ जो फसलें हैं 23+1, अभी आगे हम पढ़ेंगे, 23+1 फसलें हैं। 23+1 क्यों कहते हैं, 23 जो है फसलें हैं और 1 गन्ना है, तो गन्ना के लिए अलग समर्थन मूल्य होता है, उसका नाम अलग है, उसका जिक्र भी आगे आने वाला है, ठीक है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अधीन जो है ये कार्यालय काम कर रहा है, उसका संलग्न कार्यालय है। और प्रतिवर्ष कृषि मूल नीति रिपोर्ट के तहत सरकार को अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में, है ना, MSP के संबंध में ये सरकार को सिफारिश करता है। तो इसका काम इस तरह से आपको बताना है। किसान कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है, ये लिखने की जरूरत 2 मार्क्स में नहीं है ना। ना तो मुख्यालय आपको लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड रहता है, ना ही इसका मंत्रालय लिखने की जरूरत है। आपको स्थापना लिखना है और उसका कार्य लिखना है, और फुल फॉर्म अगर आपको शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है तो। अगर पूरा कृषि लागत मूल्य आयोग पूछता है तो फुल फॉर्म की जरूरत ही नहीं, फिर आप सीधे जो स्थापना लिख देंगे, फिर उसमें मुख्यालय भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, और फिर उसका कार्य लिख देंगे, ठीक है। अगर यही आपको 7 मार्क्स से पूछा जाता है तो फिर आपको सारी चीजें लिख देना सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि इसको 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछ सकता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, एक बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है 1-2 साल पहले, मेरे ख्याल से 3 मार्क्स में पूछा गया था, और ये प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। इसकी सारी डिटेल आपको प्री में भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो मैटर है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो करंट अफेयर से जोड़ करके उसको प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्री के हिसाब से भी बताई हैं, आगे भी वो चीज़ें मिलेंगी आपको प्री के हिसाब से, तो वो ध्यान रखना है। मतलब इकोनॉमी की प्री की तैयारी भी आप लोगों के साथ साथ चल रही है। ठीक, यहां तक हो गया। ये देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा इसके द्वारा की जाती है, ये इसका कार्य है जो आपको लिखना है 2 मार्क्स के हिसाब से। एमएसपी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की घोषणा जो है इसके द्वारा की जाती है और इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा किया जाता है। अनुमोदन इसके द्वारा कर दिया गया तो उसको अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, आर्थिक मामलों की समिति। मंत्रिमंडल के अंतर्गत करीब 12 समितियां होती हैं, अलग अलग मामलों से संबंधित होती हैं। जैसे सबसे पावरफुल जो समिति होती है मंत्रिमंडल की, वो होती है राजनीतिक मामलों की समिति, है ना। मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्रिमंडल को हेल्प करने के लिए लगभग 12 समितियां, कम ज्यादा होती रहती है और ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 12 हो, थोड़ा कम ज्यादा कभी हो जाती हैं। तो ये इस तरह की समितियां रहती है जो मंत्रिमंडल को उस कार्य में हेल्प करती हैं। तो उसमें सबसे पावरफुल जो समिति होती है वो राजनीतिक मामलों की समिति होती है। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, उसको सुपर कैबिनेट भी नाम दिया गया है। राजनीतिक मामलों की समिति को बोलते हैं सुपर कैबिनेट। पहले योजना आयोग को सुपर कैबिनेट बोलते थे, अब योजना आयोग तो रहा नहीं, तो अब बोलते हैं राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनती है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने के लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनकी देखरेख इसके द्वारा की जाती है, तो वो होती है राजनीतिक मामलों की समिति। ये आर्थिक मामलों की समिति है। एक नियुक्ति समिति भी होती है, नियुक्ति समिति होती है। एक मूल स्थिति निर्धारक समिति होती है। तो इस तरीके से करीब 12 समितियां होती हैं। उसमें कुछ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और कुछ के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो वो तो एक खैर अलग मैटर हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये नाम आया इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के अधीन समितियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग मामलों की जांच करती हैं, उनके बारे में मंत्रिमंडल को हेल्प करती हैं, रिकमेंड करती हैं। तो उसी तरह की एक समिति है आर्थिक मामलों की समिति, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समिति द्वारा जो एमएसपी डिसाइड किया गया है, उसकी घोषणा की गई है सीएसीपी द्वारा, तो उसका अनुमोदन ये समिति करती है। और इसने अनुमोदन कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइनल हो गया, वो फाइनल कर दिया गया और उसका डिक्लेरेशन फिर कर दिया जाता है अंतिम रूप से। तो ये पूरी प्रोसीजर इस तरह से होती है एमएसपी की। और फिर जो है एमएसपी से रिलेटेड सारी चीजें मैंने यहां पर बताई हुई हैं। एमएसपी कब से स्टार्ट किया गया, किस समिति की सिफारिश पर स्टार्ट किया गया, ये पर्टिकुलर आपको जो है क्वेश्चन 2 या 7 मार्क्स में पूछ सकता है एमएसपी से रिलेटेड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा इसमें डिटेल मैंने यहां पर बताया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, कब से जारी होना स्टार्ट हुआ, किस समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया, है ना, और किन फसलों पर जो है जारी होता है। ठीक है, तो एलके झा समिति की सिफारिश के आधार पर 1965 से इसको स्टार्ट किया गया। हमने देखा कि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसकी स्थापना भी 65 में हुई, यही है ना, पीछे हमने देखा ना। हाँ, पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, 1965 में इसको स्थापित किया गया। तो यहीं से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा स्टार्ट हुई है। ठीक है, 1965 से वही ईयर है ये। एलके झा समिति की सिफारिश पर जो इसको स्टार्ट किया गया था। लक्ष्मीकांत झा उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, है ना। एक्चुअली ये कैबिनेट सेक्रेटरी लाल बहादुर शास्त्री के समय थे, बहुत पावरफुल उनको माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समय में ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे। 1965 का समय वही है। लाल बहादुर शास्त्री जो है 1964 से 66 तक रहे। 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, है ना, ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको कुछ पिलाया गया था, पता नहीं, जो भी हो उसका पता नहीं चल पाया।
तो उनके समय में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय जो है LK झा कैबिनेट सेक्रेटरी थे, मंत्रिमंडल सचिव थे, जो बहुत पावरफुल माने जाते थे। ठीक है, तो उसी समय जो है इसकी स्टार्टिंग हुई है। समय भी वही, ये स्टार्टिंग का समय भी वही है 1964 से। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी पद पर रहते हुए। उनकी जगह पर उस समय गुलजारी लाल नंदा बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 66 में हुई। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था ताशकंद में, तो वहां पर वो गए थे, वहीं पर जो है उनको कुछ पिलाया गया, खिलाया गया, जो भी हुआ वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। कुछ खिलाने पिलाने में हुआ था और उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चल पाया क्यों मृत्यु हुई, वो एक अलग मैटर। ठीक है, तो आगे बात समझ में, यहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रारंभ हुआ वो किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे भारत के, तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री के समय प्रधानमंत्री थे, इस समय में ये स्टार्ट माना जाता है MSP। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि वर्तमान में कुल कितने अनाज हैं, कितनी फसलें हैं जिनमें ये जो है घोषणा, इसकी घोषणा की जाती है। तो टोटल इसमें देखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन मिलेगा आपको, बुक्स में बहुत कंफ्यूजन मिलेगा। कहीं पर आपको 22 मिलेंगे, कहीं पर 23 मिलेंगे, कहीं पर 24 मिलेंगे। 24 से खैर ज्यादा नहीं मिलेंगे, 24 अधिकतम ही है, लेकिन 24 बहुत कम बुक्स में मिलेंगे। 23 से ज्यादा लिखा मिलता है, 22 से 23। आप आज जाके देखना तो आपको समझ में आएगा, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल 24 फसलों का मेंशन किया हुआ है, जिसमें 23 जो फसलें हैं वो अलग हैं और एक गन्ना है। क्योंकि तो गन्ना के लिए जो MSP जारी हुआ था उसका नाम MSP नहीं है, उसका नाम है PRF, उसका नाम अलग है, गन्ने के लिए अलग होता है, और बाकी सब के लिए MSP और इसके लिए PRF। PRF का मतलब है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये गन्ने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उसका नाम है, इसलिए लिखते हैं 23+1, 23+1 इसलिए लिखा जाता है। ज्यादातर बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 23, 23। आज ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई समझ में बात। फिर मैंने एक एक अनाज का भी लिखा, देखो 7 अनाज हैं। अनाज मतलब खाद्यान्न, है ना, जैसे गेहूं चावल हो गए, दलहनी फसलें हो गई, मोटे अनाज हो गए। सभी मोटे अनाज इसमें आते नहीं, मैंने ये भी मोटे अनाज हमने पढ़े थे तो उसमें एक आपको प्रॉब्लम भी बताई थी, मोटे अनाजों को लेकर के प्रॉब्लम बताई थी कि सभी मोटे अनाजों का MSP जारी नहीं होता है। तो कुछ ये मोटे अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है ना, और एक और है। 4 मोटे अनाज हैं, 3 बाकी हैं, है ना अनाज में। दलहनी सॉरी अलग है, इसमें दलहनी 5 अलग है, मतलब 4 और 3 ऐसा रेशो है। रागी है मेरे ख्याल से, है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये 4 है मोटे अनाज, बाकी 3 जो है अदर है। ठीक है, और 5 दलहनी फसलें हो गई, फिर 8 तिलहनी फसलें हो गई, 4 नगदी फसलें हो गई। तो ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, ये सही हो रहा है ना, 23 हो रहे हैं ना, काउंट करना एक बार। नहीं नहीं, ये मिला के 7, 5, 8, 4, ये कितने हो रहा है? नहीं तो फिर वो तो गन्ना मिला के होगा, फिर वो देखना पड़ेगा। टोटल 24 ही है। अब उसमें कुछ हो सकता है कि एक कुछ ऊपर नीचे हो, एक फसल का कुछ हो गया हो, इधर का देखना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी तो टोटल 24 आ रहे हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा एक बार। तो गन्ने के लिए जो MSP जारी होता है उसका नाम MSP ना हो करके PRF है, जिसका फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, है ना। और इसका निर्धारण आर्थिक मामलों की जो समिति है उसके द्वारा
उसका निर्धारण किया था, अनुमोदन किया था। प्रोसेस वही होती है, प्रोसेस अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम का अंतर किया गया है ना। तो ये है फसलों के संबंध में। इसका फिर पर्पज यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी होते हैं उसका पर्पज क्या होता है। अलग से आपको पर्पज इनका 2 मार्क्स में पूछ सकता है, केवल पर्पज है। 1 मिनट, क्या है? अच्छा 7 है, हाँ वही कुछ वही सोचा ना, कुछ गड़बड़ है, देखा है क्या? हाँ तो सही है फिर, क्योंकि ये टोटल 23 हो रही है और गन्ना मिला के 24 हो रही है। हाँ तो यही होगा। वैसे तिलहनी फसलें टोटल हैं 9, इंडिया में तिलहनी फसलें उगाई जाती है टोटल 9 है, लेकिन 7 तिलहनी फसलें हैं जिन पर एमएसपी जारी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है टोटल हो जाएंगे 7। मैं और देख लूंगा, वैसे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ तो उद्देश्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, उद्देश्य ये कि जो कृषि उत्पाद हैं उनमें जो तीव्र गिरावट की स्थिति होती है उनको उचित मूल्य प्रदान करना। जो कभी कभी क्या गिरावट हो जाती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए उसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब उससे कम कीमत पर अनाज नहीं बेच सकते, मतलब खरीद नहीं सकता कोई। तो अगर कीमतें कम हो जाती हैं तो जो उत्पाद हैं उनको जो है कृषकों को उसके मामले में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो ये जो है इसका एक खास पर्पज माना जाता है। कृषि उत्पादों में तीव्र गिरावट की स्थिति में उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना, किसानों को निराशा में कृषि उत्पादों को की बिक्री से बचाना। यानी क्या होता है, कभी कभी जो है किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक उनको जो है अपनी फसल बेचना होती है, जरूरत पड़ गई है पैसे की, तो कभी भी बेचें, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो साइड है उससे नीचे जो है कोई खरीद नहीं पाएगा उनकी फसल को, कभी भी बेचो आप, है ना। तो इस तरीके से जो है अगर कभी किसानों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है अचानक, तो अगर वो उस समय भी अपनी फसल को बेचते हैं तो भी उनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई पैसे नहीं दे सकता है। तो ये उनको सपोर्ट एक मिलता है। इसके बाद अगर किसानों को जो है उचित दाम मिलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए जो है किसानों को अगर दाम मिलते हैं तो जो है इससे उनको फायदा होता है और इससे वो निवेश भी कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट का भी पर्पज है कि कृषि निवेश को बढ़ावा देने में भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य हेल्प करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है खाद्यान्न की खरीद करना, जो खाद्यान्न किसानों से खरीदा जाता है पीडीएस के लिए, उसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को आधार माना जाता है ना। हालांकि पीडीएस के अंतर्गत जो खाद्यान्न बेचा जाता है वो बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अभी इसी टॉपिक में बताया था कि किसान क्या, जो सरकार क्या करती है, सरकार जो है जो फसल है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे ज़्यादा पे खरीद लेती है किसानों से और उसको कम रेट पर बेचती है। इसके अंतर्गत पीडीएस के अंतर्गत जो है जो भी गरीब वर्ग है, गरीब जनता है, उसको कम कीमत पर जो है खाद्यान्न को बेचा जाता है। उसमें जो डिफरेंस आता है उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जिसको खाद्यान्न सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो है खाद्यान्न की खरीद जो सरकार करती है वो भी एमएसपी के अंतर्गत करती है, एमएसपी से नीचे नहीं कर सकती है। फिर इसमें मैंने ये बताया है कि जो केरल राज्य है उसने सबसे पहले सब्जियों के लिए भी एमएसपी जारी किया है। एमएसपी जो है फसलों के लिए जारी होता है, सब्जियों के लिए जारी नहीं होता। इसकी घोषणा सब्जियों के लिए नहीं होती है कहीं भी, लेकिन केरल राज्य पहला राज्य है जिसने सब्जियों के लिए भी एमएसपी अपनी तरफ से जारी किया। वैसे तो केंद्र सरकार जारी करती है, एमएसपी जारी करने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन केरल सरकार ने, राज्य सरकार ने जो है अपनी तरफ से सब्जियों के लिए भी एमएसपी डिसाइड किया हुआ है। और उसको देख करके मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन उन पर अमल बहुत कम होता है। तो सरकार ने उस समय जब केरल राज्य ने इसकी घोषणा की तो उसको देख करके
यहाँ की गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि भी हम भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है ना। तो हमें फिर लिखना पड़ता है, घोषणा हो गई तो फिर लिखना है, क्या करें, नहीं हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें तो फिर लिखने को आ गया ना, एक पॉइंट बढ़ गया हमारे लिए ठीक है। तो केरल की तर्ज पर मध्य सरकार ने भी इस तरह से घोषणा की थी कि जो फल हैं, सब्जियां हैं, उन पर जो है MSP सरकार द्वारा अलग से जारी की जाएगी। और MSP जो जारी होता है उसमें स्वामीनाथन जो आयोग है, स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था, उसके आधार पर MSP को डिसाइड करने की बात ज्यादातर उठाई जाती है। और उसमें क्या बात कही गई थी, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है कि जो लागत है, औसत उत्पादन लागत है, उससे कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। MSP का जो को डिसाइड किया जाए उसमें जो भी फसल के उत्पादन में लागत लग रही है, उस लागत का 50% से ज्यादा जो है MSP डिसाइड हो, है ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी मांग ज्यादातर किसानों द्वारा की जाती रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो आयोग बना था, उसकी जो सिफारिशें थी, उसको ध्यान में रख करके इसका निर्धारण होना चाहिए। इसकी मांग ज्यादातर किसान कर रहे हैं और इसके लिए अलग से एक नीति बनाई जानी चाहिए। किसानों की यही मांगे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एक अलग से नीति बननी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करते समय स्वामीनाथन आयोग जो है उसकी रिपोर्ट, उसकी जो सिफारिशें, उसको मान्य की जानी चाहिए, यानी सिफारिशों के आधार पर MSP निर्धारित होना चाहिए। तो ये इस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और इससे संबंधित आपको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। लगभग सारी चीजें इसमें मैंने बता दी। बाकी चीजें तो खैर इसमें पड़ी हुई हैं आप लोगों की, जैसे राष्ट्रीय किसान आयोग ये 2004 में गठित हुआ है, इसका जिक्र पहले भी मैंने किया हुआ है ना। योजनाएं वगैरह हमने पढ़ी थी, इकोनॉमी के अंतर्गत ही हमने पढ़ी थी, तो वहां पर इसका जिक्र आया था कि राष्ट्रीय किसान आयोग जो है सबसे पहले 2004 में गठित हुआ था। 18 नवंबर की डेट है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पूरा नाम, और हरित क्रांति जनक कहे जाते हैं। इनकी अभी डेथ हुई है और मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है ना, भारत रत्न से सम्मानित ये हो चुके हैं अभी हाल ही में। तो इनका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, भारत रत्न से सम्मानित। इनको और भी अवार्ड मिले हैं, वो सारे आपको ध्यान रखना है, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में इनके बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आपको पूरा इनका बताना, डिटेल बताना पड़ेगा। और प्री में आपके इनके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसका जो उद्देश्य है ये भी हम पढ़ चुके हैं, किसानों की जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, कृषि का विकास है, उसके संबंध में प्रयास करना, ये जो है इसका खास पर्पज माना जाता है किसान आयोग। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले। ठीक, आगे ये भी पढ़ा हुआ है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके बारे में भी डिटेल मैंने बताया हुआ है। 15 अगस्त 2007 को ये स्टार्ट हुआ है मिशन और इसमें गेहूं है, चावल है, दलहन है, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, जिससे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया सके। यानी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी खाद्यान्न है उनके उत्पादन में वृद्धि करने पर इसमें बल दिया जाता है, इसका पर्पज है ना। सो इस आधार पर देश में गेहूं, चावल व दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित की जा सके, इस तरीके से इसमें बताया गया। इसके बाद ये कृषि निर्यात नीति है, राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति। समय 2018 है, इसका उद्देश्य 2022 तक
किसानों की आय को दोगुना करना, इसमें डिसाइड किया गया था। और कृषि निर्यात को $60 अरब तक करना, ये जो है इसका पर्पज डिसाइड किया गया था कि 2022 तक कृषि जो निर्यात है उसको $60 अरब तक किया जाए। ठीक, तो यह राष्ट्रीय कृषि नीति। इसके बाद 2 पॉइंट इसमें और हैं। जैविक उत्पादों पर सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को हटाना और कृषि उत्पादों हेतु बाजार पहुंच को आसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली का विकास करना। जो कृषि उत्पाद हैं उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली को विकसित करना, क्योंकि बहुत सारे किसान अपने जो उत्पाद हैं, अपनी जो फसलें हैं, उनको बाजार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जो बीच में बिचौलिए हैं, स्थानीय जो खरीदार हैं, उनको जो है वो बेच देते हैं, जिससे उनको फायदा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये इसके खास पर्पज मैंने बताए हैं। और इसके आगे है कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको पहले नाम दिया गया था 1905 में। जब इसको स्थापित किया गया तो नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में नाम इसका हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में पड़ा है। पहले इसका नाम इंपीरियल था। 1905 में जब स्थापित हुआ तो इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन बाद में जो है इसका नाम हो गया इंडिया, भारतीय हो गया। 1905 में इसको स्थापित किया गया, पूसा बिहार में इसका मुख्यालय था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नई दिल्ली इसका मुख्यालय कर दिया गया 1936। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने पर इसमें बल दिया जाता है। इसका खास पर्पज ये है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करना। ठीक, तो ये है इस तरीके से इसके कार्य के बारे में IARI। हो गया। अब इसमें मैंने जो आयोग है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी कृषि मूल्य नीति के निर्धारण में भूमिका क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से भूमिका निभाता है इसमें कृषि मूल्य नीति निर्धारण में। इसकी भूमिका, MSP निर्धारित करते समय क्या क्या ध्यान आयोग को रखना होता है वो तत्व यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ ली हैं, निर्धारक तत्व हमने पढ़े थे, लेकिन ये केवल MSP से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं। और वो बात की थी कृषि मूल्य नीति के बारे में ओवरऑल, ये केवल MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में। तो उत्पादन जो लागत है उसका ध्यान रखा जाता है ना। आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इस तरह के पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने बताए हुए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहले जो कारक होता है, तत्व होता है, वो है लागत। जो फसल उत्पादित की गई है उसमें कितनी लागत आई है उसका खास ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। फसल का चालू बाजार मूल्य, फसल का जो चालू बाजार मूल्य है, वर्तमान में उसकी कीमत क्या चल रही है उसका भी ध्यान रखा जाता है ना। उससे ज़्यादा ही रखते हैं या बहुत ज़्यादा है तो उससे कम भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी परिस्थिति क्या है। इसके बाद फसल उत्पादकता में अनिश्चितता के कारण होने वाली संभावित हानि, है ना। अनिश्चितता मतलब फसल कभी खराब हो जाती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि है ना, तूफान है,
बारिश बाढ़ है ना, पाला पड़ जाता है। तो ये जो अनिश्चितता है इसको ध्यान में रख कर के भी जो है एमएसपी जारी किया जाता है, एमएसपी निर्धारित किया जाता है, क्योंकि कह नहीं सकते कि क्या हो, आगे फसल की स्थिति क्या हो, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। अगर फसल नष्ट भी हो जाए तो भी जो है किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई हानि नहीं हो, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। फसल की उत्पादकता में अनिश्चितता के कारण होने वाली संभावित हानि, इसको भी ध्यान रखा जाता है इसके निर्धारण में। उत्पादन साधनों के मूल्य में संभावित परिवर्तन, उत्पादन के जो साधन हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनके मूल्यों में कमी या वृद्धि होती है, कभी कम हो जाते कभी ज्यादा हो जाते हैं, हालांकि कमी बहुत कम होती है, वृद्धि होती है, तो उनका भी ध्यान एमएसपी के निर्धारण में दिया जाता है। निर्धारित मूल्य का औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में प्रभाव क्या पड़ता है, निर्धारित मूल्य का औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन लागतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ध्यान एमएसपी के निर्धारण में दिया जाता है। फसल की मांग और आपूर्ति, है ना, उस समय जो है किस तरह की डिमांड है, कोई भी फसल है जिसका एमएसपी निर्धारित हो रहा है, उसकी मांग क्या है मार्केट में और आपूर्ति किस तरह से है, इसका भी ध्यान जो है एमएसपी के निर्धारण में दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके, और जो ये आयोग है वो एमएसपी डिसाइड करता है। इसमें एक आध चीज और होगी, हाँ ये है लास्ट, निर्धारित मूल्य का रहन सहन की खर्च पर प्रभाव, है ना, किसानों का जो रहन सहन है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि उस पर कोई प्रभाव, बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यानी उनका जो रहन सहन है वो प्रभावित तो नहीं होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हो रहा है, तो कुछ हद तक इसका भी ध्यान रखा जाता है। हालांकि ध्यान कम रखते हैं लेकिन काफी हद तक ध्यान रखते हैं। मूल्यों में समता की नीतियां, मूल्यों में समता की नीति का मतलब यहाँ पर है कि जो पहले मूल्य डिसाइड हुए थे उसमें कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, या कभी कभी क्या होता है कि पुराना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वही दोहरा दिया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं करते हैं, तो उसमें उतना ही रखना है या चेंज करना है, कमी करना है, वृद्धि करना है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य की स्थिति, है ना, किसी फसल, कोई भी फसल जिसका एमएसपी डिसाइड हो रहा है उसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा है, कितना है, उसका भी काफी हद तक ध्यान यहाँ पर एमएसपी को जारी करने में, डिसाइड करने में रखा जाता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की कृषि मूल्य निर्धारण में, नीति निर्धारण में भूमिका मैंने बताई है। और इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि एमएसपी डिसाइड करते समय आयोग कौन कौन से तत्वों का ध्यान रखता है, वही चीजें यहाँ पर भूमिका में लिखनी है और निर्धारक तत्वों में भी लिखनी है। तो यहाँ तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने ये बताया है कि जो कृषि जो उत्पाद हैं उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से ज्यादा कर दिया गया तो उसका क्या असर होगा, अलग अलग क्षेत्रों में उसके असर के बारे में यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में बताया है कि पहले ये होगा तो इससे फिर ये हो जाएगा, इस टाइप से मैंने उसको सीक्वेंस में जमा के बताया हुआ है। तो 3 हिस्सों में इसको प्रभाव को मैंने बताया है। कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव, कृषकों पर प्रभाव, उपभोक्ता पर प्रभाव और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस तरीके से जो है ये प्रभाव मैंने बताए थे ना। किसानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मूल्य जब बढ़ जाता है, उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बाकी फिर अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो कृषकों पर प्रभाव तो ठीक ही पड़ेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, वही उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी आय बढ़ जाएगी। तो वही चीज मैंने लिखी है कि जब कृषि जो उत्पाद हैं उनकी अगर कीमत बढ़ा दी जाती है, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो उनकी आय में वृद्धि होती है, उनकी बचत में वृद्धि हो जाती है। फिर निवेश, बचत होगी तो निवेश, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कृषि का विकास होगा, उत्पादकता में, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कृषकों पर प्रभाव। और कृषि पर प्रभाव भी हो गया, है ना, कृषकों तथा कृषि भी हम लिख सकते हैं इसमें, हालांकि उसका जिक्र अलग से मैंने किया हुआ है। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा वृद्धि की बात नहीं हो रही है, एक सामान्य वृद्धि की बात हो रही है ना। सामान्य वृद्धि और ज्यादा वृद्धि में अंतर आता है। ज्यादा वृद्धि फिर वो बहुत घातक हो जाती है,
अन्य क्षेत्रों के लिए घातक है, लेकिन सामान्य वृद्धि अच्छी होती है। फिर उपभोक्ताओं पर प्रभाव क्या पड़ता है? कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, महंगाई में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं की आय में कमी हो जाती है ना, ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता है तो उनकी जो आय है वो कम हो जाती है ना, उनको प्रॉब्लम आती है कुछ हद तक। बहुत ज्यादा अगर वृद्धि होती है तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर ज्यादा मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति जो होती है कुछ हद तक अच्छी होती है, वो भी कहां से? 3 से 6% तक अच्छी मानी जाती है। ये विकासशील देशों की बात मैं कह रहा हूं। विकसित देशों में तो इससे और ऊपर होना चाहिए, तब वहां पर अच्छा है ना। ये विकासशील देशों की स्थिति है, वहां पर जो है इतनी अगर मुद्रास्फीति है तो अच्छा है। इससे अगर नीचे हो रही है, 3% से नीचे है तो मंदी आ जाएगी, 6% से ऊपर है तो बहुत महंगाई हो जाएगी, तो लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। इसी को आरबीआई ने 5 से 5.5% तक रखा है। आरबीआई ने इसका डेटा एक दिया है, 5 से 5.5% तक जो मुद्रास्फीति है उसको उसने कहा है कंफर्ट लेवल जोन। आरबीआई ने उसको कंफर्ट लेवल जोन कहा है, मुद्रास्फीति को 5 से 5.5% तक भारत के संदर्भ में। उसका कहना है कि अगर 5 से 5.5% तक मुद्रास्फीति रहती है तो भारत के लिए अच्छा है, विकास के लिए अच्छा है, इससे ग्रोथ होती है मुद्रास्फीति से। इससे ज्यादा होती है तो फिर उपभोक्ताओं को प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो मुद्रास्फीति एक हद तक अच्छी मानी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति नुकसानदेह है, ज्यादा महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया ये? है ना। आगे ये वही वाला आ गया क्या? हाँ अच्छा, एक स्लाइड रिपीट हो गई है ना भाई, मैं सोचूं कैसे नहीं कि हट गई है। हाँ, तो ये कृषि पर प्रभाव, फिर मैंने उद्योग तथा सेवा पर प्रभाव ऐसा लिखा हुआ है ना। ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, तो अर्थव्यवस्था में तीनों आते हैं, कृषि, उद्योग, सेवा। तो मैंने कृषि पर प्रभाव यहाँ पर लिखा है, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि कृषकों की आय बढ़ने से कृषि निवेश में वृद्धि होती है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, कृषि का विकास होता है। ये कृषि पर प्रभाव इसका हम देखते हैं। देखिए, किसानों की आय अगर बढ़ती है तो किसान की मांग बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन ज्यादा होता है, ज्यादा करना पड़ता है, औद्योगिक उत्पादन ज्यादा करना पड़ता है, सेवाओं का विस्तार होता है ना, और इससे फिर रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी चीज की मांग बढ़ रही है, मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किसानों की आय बढ़ रही है। उपभोक्ताओं को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वहां भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कुल मिला के मुद्रास्फीति की जो स्थिति है, यहाँ पर एक सामान्य मुद्रास्फीति की हम बात कर रहे हैं, सामान्य मुद्रास्फीति की हम बात कर रहे हैं। तो इससे जो है औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था का विकास दर में वृद्धि होती है। ये इस तरह से इस उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का प्रभाव। मुद्रास्फीति से क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो जो उत्पादक वर्ग है उनको उसका ज्यादा रिटर्न मिलता है ना। जो भी उत्पादन करते हैं उनको उसका मिलता है, मतलब फायदा होता है, और जब फायदा होता है तो वो और उत्पादन करते हैं। एक व्यक्ति जो है फायदे के लिए उत्पादन करता है, नुकसान के लिए कोई उत्पादन करेगा नहीं, है ना। तो मुद्रास्फीति से जो है
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है उसका उनको रिटर्न मिलता है, फायदा मिलता है ना। तो वो उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। जब उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, और लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, भाई डबल उत्पादन करना है। तो अभी तो जो उत्पादन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने लोग रख रखे हैं, इससे उत्पादन ज्यादा करना है तो और लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा ना, तभी तो उत्पादन हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है ना, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, गरीबी कम हो जाएगी, इससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। उत्पादन बढ़ने से सरकार को टैक्स मिलता है, तो सरकार के पास पैसा आता है ना, लोगों के पास पैसा आता है क्योंकि लोग काम पर लगे हुए हैं, तो लोगों को इनकम होती है, गरीबी दूर होती है, तो इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, ग्रोथ करती है। तो कुल मिला के जो है जो कृषि मूल नीति है या न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें अगर वृद्धि कर देते हैं तो किसानों को फायदा होता है और उद्योग सेवा क्षेत्र भी आगे बढ़ता है कृषि के क्षेत्र के साथ साथ। तो ये जो है इसका प्रभाव मैंने अलग अलग तरीके से बताया, अलग अलग क्षेत्रों में बताया है। थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो उपभोक्ताओं को ज़्यादा पैसे चुकाने होते हैं, ज़्यादा कीमत चुकानी होती है, लेकिन उससे जो है चूंकि उत्पादक वर्ग है उसको फायदा होता है, तो उसके फायदे के कारण जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती है। ये एक इसका सकारात्मक प्रभाव हम देख रहे हैं। ठीक, फिर आगे है इसका मूल्यांकन, कृषि मूल नीति का मूल्यांकन। कृषि मूल नीति के मूल्यांकन के अंतर्गत इसमें हमें देखना है कि कृषि मूल नीति किस तरह से काम कर रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम पहली आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य याद करने का तरीका जो है वैज्ञानिक नहीं है या वैज्ञानिक तरीका है। परंपरागत तरीका 1965 से जो मूल्य डिसाइड की जाती थी वही आज तरीका हम अपनाए हुए हैं, कोई नया तरीका इसमें हमने नहीं अपनाया है, तो अवैज्ञानिक तरीका माना जाता है। किसान आंदोलन, इसको लेकर के हमेशा किसान आंदोलन चल रहे हैं, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। बड़े किसानों की ओर एमएसपी का झुकाव है ना, जो एमएसपी डिसाइड होता है उसमें बड़े किसानों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उसकी ओर ज्यादा झुकाव एमएसपी का माना जाता है, जबकि छोटे और सीमांत किसान ज्यादा हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उनको ध्यान में रख करके जो है एमएसपी डिसाइड नहीं होती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक, तो ये है इस तरीके से इसके मूल्यांकन के 3 पॉइंट। इसके आगे हैं स्फीतकारी प्रवृत्तियों में योगदान। स्फीतकारी प्रवृत्ति में योगदान का मतलब होता है कि जो मुद्रास्फीति है उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाने में इसका रोल माना जाता है ना। मुद्रास्फीति इससे बढ़ती है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर ज्यादा कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा कर दिया जाता है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने की गुंजाइश, बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है ना। मुद्रास्फीति में यही होता है कि महंगाई बढ़ने का रहता है ना, वस्तुओं की कीमतें बढ़ना यानी महंगाई बढ़ना, इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति बढ़ना। तो चूंकि जो फसलें हैं उनका रेट बढ़ जाएगा, उनका मूल्य बढ़ जाएगा, तो मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए मैंने बताया कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है ना। समझ रहे ना, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा अगर हो जाती है, यानी ये 6% से ऊपर हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इससे लोग वस्तुएं खरीदेंगे नहीं, तो जो लोग हैं जिन्होंने उत्पादन किया हुआ है उनको उतना मिलेगा नहीं, तो फिर आगे उत्पादन नहीं करेंगे तो सरकार को उसका टैक्स नहीं मिलेगा, लोगों को काम से हटाना पड़ेगा क्योंकि उत्पादन नहीं करना है उनको, है ना। तो मुद्रास्फीति अगर ज्यादा रहती है तो उसका असर उल्टा हो जाता है। एक सामान्य मुद्रास्फीति यानी जो 3 से 6% तक मैंने बताई है उतनी सही रहती है ना। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होती है तो मंदी हो जाती है, उससे ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है ना। तो मंदी हो गई है, उसमें भी कीमतें कम करना पड़ती हैं,
बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है तो बाद में फिर कीमतें कम करना पड़ेगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। खरीदेंगे कितनी? अपने काम के हिसाब से खरीद लेंगे, है ना। टमाटर बीच में महंगे हो गए तो कई लोगों ने टमाटर खाना बंद कर दिया, या मतलब एक महीने में 4-5 किलो टमाटर खाते थे और उसमें घटा के 1-1.5 किलो में तो आधा कर दिया, है ना। तो खपत उस हिसाब से कम हो जाती है। खपत कम होना मतलब वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो उससे भी जो है अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो ये स्फीतकारी प्रवृत्तियों में योगदान का मतलब यहाँ पर है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, और ज्यादा मुद्रास्फीति जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ता के लिए हानिकारक है। अब जब उपभोक्ता के लिए हानिकारक है तो अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक होगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। एक्चुअली मुद्रास्फीति का टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बार बार वो चीज आ रही है तो मैं थोड़ा सा उसको, टाइम हो रहा है मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को मुद्रास्फीति का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता है। इन्फ्लेशन जो होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका पता ही नहीं है कि क्या है मुद्रास्फीति, है ना। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति का दुष्परिणाम महंगाई होता है, ना कि मुद्रास्फीति का पर्यायवाची महंगाई। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। उसका दुष्परिणाम महंगाई होता है, मुद्रास्फीति जो होती है ना। तो मुद्रास्फीति का मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का प्रसार होता है। स्फीति मतलब प्रसार, है ना। स्फीति को अगर हम हिंदी में देखें उसका मीनिंग तो उसका होता है प्रसार। तो मार्केट में मुद्रा का बहुत ज्यादा जब प्रसार हो जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उसकी क्या है, उसका मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य कम हो जाना, है ना। मुद्रा का मूल्य कम हो जाने का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। मुद्रा की क्रय करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है ना। मुद्रा का मूल्य ऐसा नहीं कि जैसे अब कोई 100 रुपए का नोट है तो 50 रुपए में चलने लगेगा, है ना। मुद्रा का मूल्य मतलब ऐसा कोई समझ सकता है कि यार 100 रुपए का नोट 50 रुपए में चल रहा है, क्योंकि मूल्य कम हो गया, है ना। तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाने का मतलब है उसकी क्रय करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। यानी जो पहले वस्तु हमें 100 रुपए में या 50 रुपए में देने पर मिलती थी, अभी वो वस्तु 100 रुपए में देने में मिल रही है। कोई वस्तु जो है, मान लीजिए पहले जो है 50 रुपए हम देते थे तो वस्तु हमें मिल जाती थी। अब उसी वस्तु को हमें अगर खरीदना है तो हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। तो ये है मुद्रास्फीति। मुद्रा की क्रय करने की जो क्षमता वो कम हो गई है ना। क्यों कम हो गई? क्योंकि उसका सर्कुलेशन बढ़ गया मार्केट में। कोई चीज जब ज्यादा मात्रा में मार्केट में आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम भी देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज ज्यादा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। वही चीज इसका फंडा है ना। मार्केट में जब सर्कुलेशन की चीज का बढ़ जाता है या आपूर्ति बढ़ जाती है, कोई वस्तु हो चाहे मुद्रा हो, दोनों का वही लॉजिक है। मार्केट में सप्लाई की चीज की ज्यादा हो गई, मान ली टमाटर बहुत ज्यादा आ गए तो उसकी मूल्य कम हो जाएगा। तो वही चीज मुद्रा के संबंध में है कि मार्केट में मुद्रा का सर्कुलेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मूल्य कम हो जाने का मतलब उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, क्रय करने की क्षमता घट जाती है। और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कीमतों के अपोजिट होती है, वस्तुओं की कीमतों के विपरीत होती है। आई बात समझ में? मुद्रा की क्रय करने की क्षमता वस्तुओं की कीमतों के विपरीत होती है हमेशा। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने का मतलब है वस्तु की कीमतें बढ़ जाना। यही होता है इसमें। मुद्रा की क्रय करने की क्षमता जब कम हो जाती है, इससे वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। ये है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति से क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, इसका वो दुष्परिणाम होता है। मुद्रा संचलन का दुष्परिणाम होता है मंदी, रिसेशन, ये उसका दुष्परिणाम। और उसका दुष्परिणाम होता है फिर बेरोजगारी। मंदी का दुष्परिणाम है बेरोजगारी। तो मुद्रास्फीति से, अगर मुद्रास्फीति सामान्य है तो उससे क्या है, उससे जो है ग्रोथ होती है अर्थव्यवस्था में। मैंने से पहले ही बताया होगा कि अर्थशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि अगर आपको विकास चाहिए तो महंगाई सहन करने की आदत डालनी होगी, ऐसा अर्थशास्त्री कहते हैं।
अर्थशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि अगर आपको विकास चाहिए है, विकास आप चाहते हैं, तो आपको महंगाई तो सहन करना पड़ेगी। आप मंदी से विकास नहीं कर सकते, है ना। आप सोचो कि हमें वस्तुएं सस्ती मिलती रहें, हम विकास कर लें, तो नहीं होगा। विकसित देशों में विकास क्यों होता है? क्योंकि महंगाई है ना। वहां पर महंगाई चलती रहती है, वो उनको पता है कि भाई इतनी तो महंगाई होगी ही, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। और खैर पैसे वाले भी लोग हैं। अब हमारे यहाँ जो सबसे अमीर हैं और वहाँ पर सबसे नीचे वाले आते हैं। हमारे यहाँ सबसे टॉप जो क्लास है वहाँ पर सबसे नीचे क्लास में आते हैं विकसित देशों में। ये फर्क है ना। अपने आप को बहुत जो अमीर समझते हैं ना, वहाँ पर वो नीचे आते हैं, इतना अंतर है। तो हमारे यहाँ पर आप देखो कि जो सेलिब्रिटी हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता टमाटर कितने रेट है, उनसे पता ही नहीं। आप सलमान खान, अमिताभ बच्चन से पूछो कि टमाटर कितने किलो हैं, तो क्या पता उनको। और टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है, वो तो उतने ही उनको खपत होना है। वहां पर फर्क कहाँ पड़ता है? जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली, वहां पर तुरंत फर्क पड़ जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, इतने रुपए किलो टमाटर हो गया है, इतने रुपए किलो आटा हो गया है ना। उनको पता ही नहीं चलता है ना। ये चीज विकसित देशों में भी वही है, इसलिए वहां पर विकास हो रहा है। हमारे यहाँ जरा से महंगाई बढ़ती है तो तुरंत जो है वो न्यूज चैनल वाले तुरंत पहुंच जाते हैं महिलाओं के वहां पर, है ना। महिलाओं से तुरंत पूछते हैं भाई कितनी महंगाई बढ़ गई, है ना, थाली कितनी महंगी हो गई। तो ये है। तो मुद्रास्फीति जो है अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति अच्छी नहीं है। मंदी खतरनाक है ना। मुद्रास्फीति होगी, महंगाई होगी, तो जैसे मैंने बताया कि जो भी उत्पादक वर्ग है उसको फायदा होगा, जो भी उत्पादन कर रहा है उसको फायदा होगा, उसको उसका रिटर्न मिल रहा है तो फिर वो उत्पादन करेगा। रिटर्न नहीं मिलेगा तो उत्पादन क्यों करेगा? जब उत्पादन करेगा, उत्पादन उसको बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए और लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा, तो उनको रोजगार मिल जाएगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। उत्पादन ज्यादा होगा तो सरकार की इनकम बढ़ जाएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो मंदी आ जाएगी। तो ये एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है कि उत्पादन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कम हो गया तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये सारा खेल जो है उत्पादन पर है। उत्पादन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसी पर पूरा अर्थव्यवस्था की टिकी हुई अर्थव्यवस्था। तो बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जो भी ज्यादा हो रही है वो भी नुकसानदेह, कम हो रही है वो भी नुकसानदेह। लेकिन मुद्रा संकुचन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुद्रा संकुचन में क्या होता है? इसका अपोजिट मुद्रा संकुचन होती है। इसका अपोजिट कर दो आप। मुद्रा संकुचन मतलब कम हो जाना, संकुचित हो जाना। यानी मार्केट में जब मुद्रा का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो जब मुद्रा का सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो मुद्रा की जो कीमत है, मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना यानी उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाना यानी वस्तु कीमतें कम हो जाना। मैंने बताया अपोजिट होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति वस्तु कीमतों के विपरीत होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई है, यानी कीमतें कम हो गई हैं। यानी हमें जो है 10 रुपए में 20 रुपए वाली वस्तु मिल रही है ना। हम जो 20 रुपए देने में जो वस्तु हमें मिलती थी, आज हमें 10 रुपए मिल रही है। तो ये मंदी है। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान इसको उत्पादक वर्ग को हो रहा है। 10 रुपए का उसको नुकसान हो गया ना, उसको 20 रुपए मिलते थे, अब उसको 10 ही रुपए मिल रहे हैं, तो उसको जो है घाटा रहेगा। उत्पादन जो उसने किया उसका घाटा रहेगा। अब घाटा होगा तो फिर आगे उत्पादन नहीं करेगा या कम करेगा। जब उत्पादन कम करेगा तो उससे क्या होगा? सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। और क्या होगा? उसको कई लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो सैलरी देगा नहीं, बैठे बैठे की वेतन थोड़ी देगा, नौकरी से निकाल देगा। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी,
कुपोषण बढ़ जाएगा, भुखमरी बढ़ जाएगी। ये है, ये मंदी का असर होता है। तो मंदी का जो सीधा दुष्परिणाम किस पर होता है? बेरोजगारी, और बेरोजगारी से गरीबी, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी, फिर असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, चोरी डकैती सब बढ़ जाती है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, तो आई समझ में? मुद्रास्फीति बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा कई बच्चों को पता ही नहीं होगा मुद्रास्फीति है क्या एक्चुअल में, तो मैंने फिर उसको समझाया कि सिलेबस में तो मुद्रास्फीति कहीं दिया ही नहीं, ना तो उन्होंने प्री में दिया है ना मेंस में दिया है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो दिए ही नहीं है, जो कि कॉन्सेप्चुअल है। अब इसमें तो कॉन्सेप्चुअल कोई बात ही नहीं है, इसमें जो चीजें हैं हालांकि उससे जुड़ी हुई हैं, आपको बेसिक चीज पता होगी तब आप इसको समझ पाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहीं से बनता है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो ही आप जो है ये चीजें पढ़ें। जैसे अब स्फीतिकारी आया, अब स्फीतिकारी प्रवृत्तियों में योगदान कैसे दे रहा है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट पता होगा। मुद्रास्फीति होती कैसे है ये आपको पता ही नहीं है, तो आप ये लाइन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो पूरा मुझे इसका मतलब बताना पड़ा, बार बार वर्ड भी आ रहा था। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। आगे हम कल इस पर और बात करेंगे। तो ये लगभग पूरा हो गया है, इसमें सुझाव वगैरह बचे हुए हैं, और फिर इसके बाद कल हम इसमें आगे स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक, कृषि विपणन तथा वित्त। अगला टॉपिक इसमें आता है कृषि विपणन तथा वित्त। वो मेरे ख्याल से कृषि संबंधी आखिरी टॉपिक होगा ना, यही है ना आखिरी कृषि संबंधी जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे उसमें। हाँ, एक पॉइंट और आता है कृषि स्टार्टअप। हाँ, इसके बाद है ये, इसके बाद फिर खत्म है ना। हाँ, 2 टॉपिक आएंगे इसके बाद, इसके बाद ही एंड हो जाए।